लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टार्ट किया था, हमने उससे एक पार्ट पढ़ा था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड में आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है। इसमें क्या एक्चुअल में ये चीज क्या शो कर रही है। लास्ट में हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएशन करने के लिए हम एचसीआई में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में 3 वेज यूज कर सकते हैं। सर्वे करवा सकते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर स्टडी करवा सकते हैं। सबके अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मेथड्स ज्यादा बेटर होते हैं। और हम जब लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजों को माइंड में रखना होता है। लैब एक्सपेरिमेंट कैसे एक अच्छा लैब एक्सपेरिमेंट बनाया जा सकता है, आज के लेक्चर में हमने ये चीज देखी है। यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, एक फिश है, ये मैग्नेटिक कुछ मैग्नेट है। फिश ला 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 गाना गाते हुए आ रही है और इसको मैग्नेट जो मैग्नेट है ये इसके साथ लगता है और फिर उसके बाद ये कोई अगली पिक्चर में ये दोबारा से भाग भाग जाती है। एक्चुअली में वो कहता है कि यहाँ पे फिश को लेट्स सी इफ द सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक स्टिमुलाई। फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फिश पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। देन उन्होंने देखा यहाँ पे ये स्लो डाउन हो जाती है और फिर ये वापस चली जाती है। देयर सीम्स, उससे उन्होंने कंक्लूड कर लिया, देयर सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन हार्ट रेट, द फिश मस्ट सेंस द मैग्नेटिक फील्ड। फिश जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का उस पर इफेक्ट होता है और उसकी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे शो कर रहे हैं और फिर ये वापस चली जाती है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड कर लिया ये। अब क्या एक्चुअल में ये इसी रीजन की वजह से हुआ था या फिर हो सकता है कि ये इसको चोट लगने से इसके साथ ये टकराया हो और इसको चोट लगी हो जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो गई हो, या कोई और रीजन, मल्टीपल और रीजन हो सकती है। तो इससे अगर हम अपनी मर्जी से कुछ कंक्लूड कर लेंगे तो वो रॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा, वो एक्चुअल रीजन वही नहीं होगी। हम आगे देखते हैं इसको। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, द वन थिंग यू चेंज लिमिट टू ओनली वन इन एन एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, पहले मैं सिंपल आपको बता देती हूँ फिर इसको रीड कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको हम चेंज करके उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से चेंज होती है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी चीज है जिसको हम चेंज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इसके चेंज करने की वजह से चेंज हो रहा है। कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या है, वो बाकी सारी चीजें। अब हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हमने देखनी है। कंट्रोल्ड वेरिएबल कौन से होते हैं, वो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा जाता है, बाकी सारी चीजों को सेम रखा जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर हम सेम एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते या सेम टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर सकते, सिस्टम फॉर एग्जांपल एक सिस्टम हमने डिफरेंट यूजर है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास जो सिस्टम है वो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो अब हम कहते हैं कि एफिशिएंसी इस इंटरफेस में ज्यादा थी उसमें। अब कुछ लोग पुराने सिस्टम यूज कर रहे थे जिनमें स्पीड कम थी, तो हम एफिशिएंसी का इफेक्ट जो है यहाँ पे कंट्रोल्ड वेरिएबल को हमने कांस्टेंट नहीं रखा, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो कंट्रोल्ड वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमने जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल पे,
तो बाकी सब चीजें हमने कंट्रोल करनी है, ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, फिर देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वन थिंग यू चेंज लिमिट टू ओनली वन इन द एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, द लिक्विड यूज टू वाटर ईच प्लांट। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने प्लांट लिया है, प्लांट को हम देख रहे हैं कि वाटर जो लिक्विड, फॉर एग्जांपल एक पौधे को हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें तीन तरह हमने तीन प्लांट्स लिए हैं, एक प्लांट को हम कोक दे रहे हैं, एक को जूस दे रहे हैं, और एक को लिक्विड, फॉर एग्जांपल कोई भी मिल्क दे रहे हैं या कोई भी चीज दे रहे हैं। अब तीन डिफरेंट तरह के लिक्विड्स हम दे रहे हैं, और देखना है कि क्या इन कोक की वजह से ग्रोथ ज्यादा होती है, जूस की वजह से ज्यादा होती है, या फिर मिल्क की वजह से ग्रोथ ज्यादा होती है प्लांट की। फाइंड आउट ये करना है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो कि लिक्विड दिया जा रहा है उसको ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, जो चीज चेंज हो रही होगी उसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। और डिपेंडेंट किया है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, इसके चेंज होने की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट मेजर कैसे कर रहे हैं हम, ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ, कि इसके चेंज होने से इसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द हाइट ऑफ द और हेल्थ ऑफ द प्लांट जो है हम मेजर कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जांपल इस एग्जाम्पल में हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखना है कि क्या कोक, जूस, मिल्क या किसी भी डिफरेंट जो लिक्विड है उनका इफेक्ट ग्रोथ पे डिफरेंट होता है या नहीं। तो हमें बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है, मीन सेम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तीनों पौधे डिफरेंट कर देती हूँ, अब डिफरेंट प्लांट्स जो होंगे उनकी ग्रोथ जो होगी वो डिफरेंट लेवल की होगी। फॉर एग्जांपल एक पौधा जो है वो 10 डेज के बाद एक लीफ निकालता है, और एक पौधा जो है वो एक दिन के अंदर 10 लीफ उसके निकल आते हैं। तो उनका तो ग्रोथ, अगर मैं डिफरेंट प्लांट्स ले लूंगी तो देन लिक्विड की वजह से उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं होगा, उनका तो प्लांट्स ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे मैंने प्लांट्स को कांस्टेंट रखना है, तीनों एक तरह के प्लांट होने चाहिए। या हो सकता है फॉर एग्जांपल एक प्लांट जो है जिसको मैं कोक दे रही थी उसको, वो ऐसी जगह पे पड़ा हुआ था जहाँ पे धूप आ रही थी। एक जो इसको जूस दे रही थी वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे सन रेज नहीं पहुंच रही थी। तो अगर मैंने ये डिफरेंट इन्वायरमेंट दे दिया है तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है कि ये ऐसा प्लांट था जो कि सन में, जिसका सन एक्सपोजर अगर उसका होता है तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। अगर उसको अब कोक वाले को सन रेज पहुंच रही है तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, और हम कह देते हैं कि क्योंकि कोक की वजह से ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो ये एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट है, ये इसमें ग्रोथ का इफेक्ट हम लिंक कर रहे हैं कोक की वजह से, लेकिन ग्रोथ का इफेक्ट जो है वो कोक की वजह से नहीं होता। इसमें ग्रोथ जो है वो सन रेज की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से हो रही है। देन इस तरह हमने क्या करना है, डिफरेंट हो सकता है। एक और चीज, फॉर एग्जांपल तीनों प्लांट्स भी सेम है, तीनों को सेम जगह पे रखा गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक पॉट साइज डिफरेंट कर देते हैं। कुछ का ये जो पॉट साइज है वो बड़ा है, कुछ का छोटा है। अब जिसका बड़ा साइज होगा उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसका साइज छोटा होगा। तो हम इसको ऐसे ये नहीं कर सकते कि इसका इफेक्ट लिक्विड की वजह से है, बल्कि इसका इफेक्ट उसके साइज की वजह से हो सकता है। यहाँ पे हमने, अगर एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना है, बाकी सब वेरिएबल को कंट्रोल करके बाकी सारे वेरिएबल को सेम रखना है। अब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अ, हमने जो लिक्विड दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हाइट ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल हम ये मेजर कर रहे हैं कि क्या किसी लिक्विड के चेंज करने से डिफरेंट इफेक्ट होता है ग्रोथ पे। कंट्रोल वेरिएबल वो होंगे एवरीथिंग यू वांट टू रिमेन कांस्टेंट अनचेंजिंग, बाकी सारी चीजों को आपने कांस्टेंट सेम रखना है। कंट्रोल्ड वेरिएबल, टाइप ऑफ द प्लांट, जैसे मैंने आपको बताई कि अगर डिफरेंट प्लांट आप कर देंगे तो वो हो सकता है डिफरेंट प्लांट का इफेक्ट डिफरेंट होता हो। पॉट का साइज, अगर आपने एक गमला जो है वो बड़ा रख दिया है और एक गमला, बाकी दो गमले छोटे हैं, तो जो बड़ा गमला होगा उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी जल्दी, उसको सारी एनर्जी और सारी चीजें जो उससे मिल रही है वो ज्यादा मिल रहा है उसकी वजह से।
अमाउंट ऑफ लिक्विड हो सकता है किसी को ज्यादा दे रहे हैं या कम, आपने सेम लिक्विड की अमाउंट जो उसे देनी है वो सेम देनी है। और सोइल के टाइप, आपने गमले के अंदर जो मिट्टी डाली है वो भी सेम तरह की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ मिट्टी जो है वो डिफरेंट जगह से ली है, डिफरेंट टाइप की है, और कुछ मिट्टी किसी और टाइप की है। जो मिट्टी है वो भी सारी सेम टाइप की होनी है। हमें हर चीज को कांस्टेंट रख के तब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट एक्चुअल दे सकते हैं। जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे एक्चुअल होंगे, नहीं तो रिजल्ट्स पे बाकी सारी चीजों का इफेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैक एंड विंडो हैव डिफरेंट मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? आपको मेन्यू, मैक पे मेन्यू बार जो होता है वो इधर टॉप मोस्ट यहाँ पे होता है। जो आपका फाइल सिस्टम, जो सर्च, इस टाइप की चीजें होंगी, ये टॉप मोस्ट पे होता है। और विंडो में क्या होता है? विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है, उसके बाद मेन्यू बार होता है। या अगर आप उसको छोटा कर देते हैं तो वो दरमियान में अगर विंडो आ जाती है तो वो मेन्यू बार और चेंज होके दरमियान, विंडो के दरमियान में आ जाता है। The question is performance same. Performance same. Mac menu is stuck to the top of the screen. Window has a title bar. Also, if the screen is not maximum, the menu can even be middle of the screen. हो सकता है। अच्छा, मैं इस दोनों की आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैक मेन्यू बार, यहाँ पे देखिए मैक का मेन्यू कहाँ पे है? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, टॉप मोस्ट। अब यहाँ पे अगर आप विंडो चेंज भी कर देते हैं, विंडो का साइज चेंज करते हैं, तो ये यहीं पे रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर विंडोज में आप की ये विंडो जो ओपन है, अगर ये चेंज कर देते हैं, लाइक मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ या इसको मैक्सिमाइज करती हूँ, इसको छोटा करती हूँ, तो वो मेन्यू बार भी डिफरेंट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से चला जाता है। यहाँ पे ये सेम इसी लोकेशन में रहता है। ये मैक का मेन्यू बार है और ये देखें ये विंडो का मेन्यू बार है। सबसे ऊपर टाइटल बार है, इसके नीचे ये फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, ये मेन्यू बार है। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या मैक का मेन्यू बार जो है वो फास्टर है या विंडोज का मेन्यू बार फास्टर है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी एक, सबसे पहले जब भी हम रिसर्च करते हैं, जैसे आपने कोई भी इंटरफेस, कोई भी नई चीज प्रपोज किया, कुछ भी किया है, तो आपने उसके बाद उसे एवेलुएट करना होता है कि क्या, कौन सा बेटर है। आप एक हाइपोथेसिस बना लोगे। सिंपल, मैंने एक हाइपोथेसिस डिजाइन कर लिया है कि ये मेरी चीज बेटर है। फॉर एग्जांपल, मेरा हाइपोथेसिस, मैं कह देती हूँ विंडो जो है वो फास्टर है। अगर कह देती हूँ विंडो का जो मेन्यू बार है वो फास्टर है, ये एक हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पे फास्टर हाइपोथेसिस को रिसर्च, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके मैं अप्रूव या डिसअप्रूव। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाले में थोड़ी कंफ्यूजन है अभी। क्या? मैम वो थोड़ा सा रिपीट कर दें, वो समझ नहीं आई इतनी यहाँ से। क्या चीज नहीं समझ आई? मैम इंडिपेंडेंट। लाइक डिपेंड जी जी, पूछे बस। इंडिपेंडेंट तो चलिए समझ आ गया, लेकिन इंडिपेंडेंट और कंट्रोल में कंफ्यूजन हो रही। इंडिपेंडेंट जिसको चेंज करके, हमने चेंज करके उसके इफेक्ट देखने हैं डिपेंडेंट पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो भी चीज हम चेंज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लांट की एग्जांपल इस वजह से दे दिया है कि हम यहाँ पे जूस चेंज कर रहे, जो उसे लिक्विड दे रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं। आगे इसमें थ्रू आउट आपकी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एग्जांपल आएंगी जब आप इंटरफेस को यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, यही अगर मैं मैक की विंडो ले रही हूँ, मैक का एक मेन्यू बार है, एक विंडोज का मेन्यू बार है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? मैक का मेन्यू बार जो है वो टॉप पे है, विंडोज का थोड़ा सा डाउन है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ मेन्यू बार चेंज हो रहा है। और हम इफेक्ट क्या देख रहे हैं कि उसकी स्पीड पे कितना इफेक्ट, एफिशिएंसी कितनी हो रही है। तो डिपेंडेंट जो होगा वो स्पीड होगा, इंडिपेंडेंट जो होगा वो लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ मेन्यू बार। और कंट्रोल क्या होगा? क्योंकि हम एक चीज के चेंज होने की वजह से दूसरी चीज पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो हमने बाकी सारी चीजों को कंट्रोल रखना होता है। अगर इन केस मैं कह देती, मैं उन चीजों को कंट्रोल नहीं करती, मैं कांस्टेंट नहीं रखती,
तो हो सकता है कि इफेक्ट जो जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी, यहाँ पे क्या था, कह दिया कि जो फिश है उस पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, उसकी हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हमने कह दिया। अब हो सकता है ये किसी और रीजन की वजह से हुआ हो, इसको चोट लगी हो, क्योंकि बाकी इस एक्सपेरिमेंट में बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट नहीं रखा हुआ था, और जस्ट क्योंकि वो स्लो डाउन हो गई तो उससे उन्होंने ये आउटपुट ये उन्होंने कर लिया, कंक्लूड कर लिया कि फिश का मैग्नेटिक फिश के हार्ट रेट पे इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। बाकी सारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था। अब अगर मैं किसी चीज का इफेक्ट देखती हूँ तो मैं उस केस में कह सकती हूँ कि ये सिर्फ पानी कोक की वजह से ग्रोथ ज्यादा हुई है, अगर मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पॉट का साइज बड़ा रखा हुआ है तो हो सकता है कि उसमें मट्टी ज्यादा थी, उसको मट्टी से जो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे थे वो ज्यादा उसे मिले हैं, उसकी वजह से वो साइज इंक्रीज हो चुका हो, और मैंने कह दिया कोक की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो ये तो एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट है, मैंने जो कंक्लूड किया, जो मैंने रिसर्च की, वो तो गलत हो गई। मेरे रिसर्च जो थी वो प्योर तो नहीं थी, वो रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ जो थी वो साइज की वजह से हो रही थी, वो मट्टी से जो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे थे हो सकता है उस वजह से हो रही हो, या मैंने इसको सन एक्सपोजर में रखा हुआ है, अगर इसको सन रेज ज्यादा मिल रही है और सन की वजह से इसकी ग्रोथ होती है, और मैंने कह दिया कोक की वजह से हो रही है, तो मैंने इसको बाकी सारी चीजें अगर डिफरेंट दी हुई है तो हो सकता है कि उन चीजों के इफेक्ट की वजह से इसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही हो। मैं तो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ क्या लिक्विड चेंज करने की वजह से ग्रोथ ज्यादा होती है या नहीं होती। और अगर मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि फोक की वजह से ग्रोथ ज्यादा होती है, तो ये तो एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट हुआ, रॉन्ग रिसर्च मैंने कर ली, और मेरा जो एक्चुअल में जो मैं फाइंड आउट करना चाह रही थी उसकी वजह से चेंज ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि ग्रोथ किसी और रीजन से हुई है, और मैंने एक गलत हाइपोथेसिस को वो कर दिया कि ये जो है इस कंक्लूड कर लिया कि इसकी वजह से वो ग्रोथ हो रही है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे मुझे देखना है लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देखी थी, अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ स्पीड किसकी ज्यादा है, आप अपने माइक को ऑफ कर लें, जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तब ऑन कर दें। अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि मुझे देखना है कौन सा कीबोर्ड ज्यादा फास्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना है कौन सा कीबोर्ड ज्यादा फास्ट है। अब मैं कुछ यूजर्स आईफोन वाले जो यूजर्स हैं उनको आईफोन सिस्टम पे कीबोर्ड यूज करने के लिए कह देती हूँ, जो विंडो वाले यूजर है, या फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मैं इन्हें देखना है कौन सा फास्ट है और मैं सबको आईफोन दे देती हूँ और उन पे इंटरफेस देती हूँ कि आपने ये कीबोर्ड यूज करना है। आईफोन हो सकता है उनमें से कुछ आईफोन यूजर ना हो और कुछ यूजर होंगे। अब उन लोगों की स्पीड ज्यादा होगी जो कि पहले से आईफोन के यूजर्स थे, वो जल्दी टाइप कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम टाइप करेगा, जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम आईफोन को यूज कर रहा होगा तो वो तो यूज नहीं कर सकेगा, उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो इस वजह से होगी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसको यूज कर रहा था। इस वजह से नहीं होगी क्योंकि वो कीबोर्ड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो रीजन ये नहीं होगी। या अगर मैं आईफोन यूजर्स को आईफोन दे देती हूँ और जो बाकी एंड्रॉइड वाले यूजर है उसको एंड्रॉइड दे देती हूँ, तो उस केस में क्या होता है, उसमें आप लोगों का जो कीबोर्ड अगर आप दे देते हैं, हो सकता है कि जो आईफोन हो उसकी स्पीड वैसे ही तेज हो और जो दूसरा है एंड्रॉइड यूजर है उसमें स्पीड स्लो हो। उसमें एफिशिएंसी जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्पीड वैसे ही स्लो आईफोन में तेज चल रही हो, तो हम उससे फाइंड ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो कीबोर्ड है उसकी वजह से स्पीड तेज हुई है, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दूसरी सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट सेम रखना पड़ता है। अब अगर ये मैंने एक्सपेरिमेंट करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना तो आईफोन के देंगे ना ही एंड्रॉइड देंगे, हम एक डमी सा सिस्टम बना लेंगे, डमी सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसपे हम उनको इम्प्लीमेंट डमी सिस्टम पे ऊपर उनको कीबोर्ड यूज करना देंगे। और एक और एग्जांपल लाइक अगर मैं उनको टास्क दे देती हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि एक को मैं इस्लामाबाद पे पैराग्राफ लिखने के लिए दे देती हूँ और एक को मैं यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स पे पैराग्राफ लिखने के लिए दे देती हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल को। अब जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स पे लिख रहे होंगे
तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा, और इस्लामाबाद पे कंपैरेटिवली इजी है। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो हो सकता है कि इस वजह से स्पीड लो या तेज हो रही हो। डिफरेंस समझ आ गई है दोनों में? हमने बाकी सारी चीजों को नॉर्मल रख के सबको, ताकि कोई भी चीज चेंज ना होने, हमने इफेक्ट देखना होता है। हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही होती हैं क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कुछ चेंज आ रहा है। अब हमने ये देखना है, और हम कंक्लूड कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ये चेंज आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब हो सकता है कि वो चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ना आया हो, किसी और चीज की वजह से आया हो। वो कोई और चीज जो है उसको हम कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड वेरिएबल के उन सब चीजों को, बाकी जो कोई और चीजें हैं उन सब को हमने एक तरह की रखना है। हमने सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। जैसे हम कहते हैं इस पौधे की एग्जांपल में हमने कहा है कि हमने सेम सन एक्सपोजर सेम होगा, पॉट साइज सेम होगा, सॉइल जो होगी, मिट्टी की टाइप सेम होगी, उनको जो दिया जाएगा लिक्विड उसका जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। तो बाकी सारी चीजों को सेम रख के देन हम देखेंगे, देन हम कहेंगे कि हाँ इसका एक्चुअल में जो कोप की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लिक्विड की टाइप थी, उसकी वजह से ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ है। अगर हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि किसी और रीजन की वजह से इफेक्ट हुआ हो, वो एग्जैक्टली रिजल्ट को डिपीट नहीं कर रहा होगा। बाकी सारी चीजों को हम सेम वो रखते हैं, और उन सब चीजों को कंट्रोल वेरिएबल में रखा जाता है जिनको हमने कंट्रोल करना है, मींस उनको हमने चेंज। मैम जी जी। मैम लेकिन फिर तो जो कंट्रोल वाला है उसके अंदर सपोज हम लोगों ने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो मैम डिपेंडेंट में भी तकरीबन यही है कि हम लोग कुछ चीज़ों को उसके अंदर जो है वो उनका इफेक्ट देख रहे हैं, जिस तरह हाइट ऑफ प्लांट को देख ही रहे हैं उसके अंदर। नहीं, कंट्रोल का मतलब है कि वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं करनी। हाइट ऑफ प्लांट का क्या मतलब है? हो सकता है कि हाइट ज्यादा को हमने जो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो चेंज कर रहे हैं, और डिपेंडेंट जिसका इफेक्ट देख रहे हैं। जैसे अगर हम मैक का एक इंटरफेस है और एक विंडो का है, हम देखते हैं कि विंडो पे ज्यादा तेज स्पीड जल्दी चला जाता है, या मैक पे जो है वो ज्यादा जल्दी चला जाता है मेन्यू बार तक। अगर हम ये देखने हैं तो हम क्या फाइंड देख क्या रहे हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट क्या होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स हम चेंज ये कर रहे हैं जो कि विंडो मेन्यू बार है विंडोज का और मैक का। और फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, स्पीड पे इफेक्ट क्या होता है इनका। तो स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है, उसका इफेक्ट कंट्रोल किया है। हमने बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट पे देख सके, हमें किसी और चीज के इफेक्ट की वजह से हमारी स्पीड ना इफेक्ट हो जाती हो। कंट्रोल और डिपेंडेंट में तो कोई लिंक नहीं ना होगा। कंट्रोल में वो सारी चीजें हैं जो हम सेम रख रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। हमने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कहते हो कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मेरे ये रिजल्ट आ गया है, हो सकता है कि वो रिजल्ट किसी और रीजन से आए हो। मैं कह सकती हूँ ना, मैं कहूंगी कि ये श्योर है कि आप ये रिजल्ट इसी वजह से आए हैं। हो सकता है कि वो किसी और वजह से आए हो और आपने बना लिया हो, आपने कंक्लूड कर लिया हो कि ये रिजल्ट इस वजह से आए हैं। अब वो जो कोई और रीजन से आप कहोगे नहीं, हमने एक वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट किया होता है, आपने एक्सपेरिमेंट में बाकी सारी चीजों को सेम किया था, सेम कांस्टेंट बना लिया था, और देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जैसे आपने अगर रीडिंग स्पीड चेक करनी है, आपने पैराग्राफ सेम दिया था, यहाँ आपने पैराग्राफ नहीं बल्कि आप टाइपिंग स्पीड चेक कर रहे हो तो आपने जो रैंडम टेक्स्ट दे दिया, आपने कोई भी वर्ड्स नहीं दिए। रैंडम टेक्स्ट जब टाइप करेंगे तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट करते हुए फिर इफेक्ट देखते हैं, ताकि जो रिजल्ट्स आए वो प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट पे शो करे, ये ना हो किसी और वजह से उनका चेंज शो कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखें, अगर एक मैं बी का पॉट साइज बड़ा कर देती हूँ, उसमें ज्यादा सोइल होगी, उसको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिल रहे होंगे, अब उसकी अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और हम क्या कहेंगे जूस की वजह से पौधे की ग्रोथ जो है वो ज्यादा हुई है, क्या ये सच है? अगर यहाँ पे बी का नो मैम। साइज बड़ा कर देंगे तो ये सच नहीं है। अब मैंने तो
साइज बड़ा कर दिया, क्यों? ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं बनाया मैंने ये माइंड में नहीं रखा कि देखें यहाँ से तो इसको इधर से हमने क्रिटिकली सोचना होता है कि क्या ये इफेक्ट किसी और वजह से तो नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर जूस की वजह से मैं इसका इफेक्ट देखती हूँ और मैं इसका साइज बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे सन रेज आ रही है, बाकी दोनों ए और सी में सन एक्सपोजर नहीं है और यहाँ पे सन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, मैं कहती हूँ जूस की वजह से ग्रोथ ज्यादा हो रही है। क्या ये सच होगा? नो मैम। हो सकता है सन की वजह से ग्रोथ ज्यादा हो रही हो, सच हो भी सकता है कि सच हो सकता है सन की। तो मुझे जो इन्वायरमेंट है बाकी सारे इन्वायरमेंट को सेम रखना है, देन जो इफेक्ट आएंगे वो एग्जैक्टली रियलिटी पे बेस करते हैं। तो मैम बेसिकली हम लोगों ने जो जो चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है हमने उसके ऊपर डिपेंडेंट वैल्यूज निकालनी है कि क्या इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है या किसी और की वजह से ग्रोथ हो रही है डिपेंडेंट में। हमने जो हमने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो भी चीज हमारी चेंज हो रही जी। है हमने उसका इफेक्ट देखना है कि कितना इफेक्ट होता है किसी एक चीज पे। अब उस केस में जब इफेक्ट हमने देखना है बाकी सारी चीजों को, सारे एनवायरनमेंट को हमने सेम रखना है। क्यों? ताकि जो इफेक्ट जो रिजल्ट है वो रियलिटी इसको डिपिक्ट करे कि जो चेंज चीज कर रहे हैं उसकी वजह से इफेक्ट शो हो रहा है, इसकी बजाय कि वो बाकी सारी चीजों का, जैसे सन रेज, यहाँ पे पॉट साइज, बाकी सारी चीजें हम कह रहे हैं वो सब चीजें सेम रहने रहेंगी, तो देन हमारा जो रिजल्ट होगा वो रियलिटी पे बेस होगा। आगे मैं इसकी एग्जांपल डिफरेंट देती हूँ, शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा ये जी मेन्यू मैम बार, इसकी एग्जांपल डिफरेंट देते हैं। यहाँ पे मेन्यू बार जो है टॉप पे है, ये मैक का मेन्यू बार, यहाँ पे विंडो का थोड़ा सा नीचे है मेन्यू बार। अब हमने हाइपोथेसिस सबसे पहले किया है, हमने एक हाइपोथेसिस बनाना होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने कोई पहले कर लेंगे। अब हमारा हाइपोथेसिस सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने हाइपोथेसिस बना दिया मैक मेन्यू बार इज फास्टर। एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हो सकता है कि वो विंडोज फास्टर निकल आए, तो रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएंगे रिजल्ट तो रिसर्च के आ जाएंगे। सबसे पहले हमने एक हाइपोथेसिस बना दिया, जैसे दो आपने एक न्यू इंटरफेस बनाया है, आपने कहा है कि न्यू जो आपने इंटरफेस प्रपोज किया है वो फास्टर है। अब आपने हाइपोथेसिस तो बना दिया, हो सकता है कि वो फास्टर ना हो दूसरा फास्टर निकल आए, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक हाइपोथेसिस होना चाहिए जो कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, जिसको हम सच या झूठ साबित कर सकेंगे। अब ये ट्रू या फॉल्स होगा, हो सकता है कि आपका फॉल्स हो, जो ट्रू, हमें सबसे पहले एक हाइपोथेसिस की जरूरत होती है। हमने कह दिया मेन्यू बार, मैक मेन्यू बार इज फास्टर, इट इज, वो हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए, उसको हम टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट किया जा सकता है। मैक मेन्यू बार इज फास्टर, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट करवा के स्टॉप टाइम मेजर कर लेंगे कितना टाइम लगता है मेन्यू बार पे जाने के लिए। Windows require user to be more accurate, hence slower near the menu bar। इस बात का क्या मतलब है? जब यहाँ पे मैक पे हूँ तो मैंने मेन्यू बार पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से लास्ट पे पहुंच जाऊंगी, जो भी मेरा सामने से चीज शो होगी मैं जल्दी से इस पे लास्ट पे पहुंच जाऊंगी कि यहाँ पे मेन्यू बार होना है। विंडोज पे क्या होता है, जब मैं यहाँ पे होंगी किसी भी जगह पे स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे जाके थोड़ी सी एग्जैक्टली लास्ट पे नहीं पहुंच सकती, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेन्यू बार थोड़ा सा नीचे है। एक्चुअल यहाँ मैक केस में क्या होता है, लास्ट में बिल्कुल पहुंच जाती हूँ तेज स्पीड में आप जाते जाते। यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ता है कि मुझे मेन्यू बार थोड़ा सा नीचे है। अब यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस में मेन्यू बार इज फास्टर का है, बेटर नहीं कहा, बेटर क्वालिटेटिव। लास्ट वीक में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं यूजिबिलिटी को, नंबर्स की फॉर्म में वैल्यू देनी होती है क्वांटिफिकेशन में। अगर मैं कहती हूँ मैक मेन्यू बार इज बेटर, तो बेटर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैक मेन्यू बार इज फास्टर, फास्टर एक क्वांटिटेटिव टर्म है, बेटर एक क्वालिटेटिव टर्म है। फास्टर को हम टाइम के साथ क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा तेज है। अब इस केस में अगर हम सोचें मैक मेन्यू बार इज फास्टर, हमने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं, इसमें इंडिपेंडेंट एक एक्सपेरिमेंट करना है। हर एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे कुछ डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट वो होगा जिसको हम चेंज कर रहे हैं, डिपेंडेंट वो होगा जिसके चेंज करने की वजह से कोई इफेक्ट आ रहा है और जिसको मेजर किया जा रहा है, और उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल होंगे जिनको हमें कांस्टेंट रखना होगा।
अभी इस केस में आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, द टाइप ऑफ मेन्यू बार इंडिपेंडेंट है जो कि चेंज हो रहा है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में टाइप ऑफ लिक्विड जो था वो इंडिपेंडेंट था जो कि चेंज हो रहा था, जहां पे टाइप ऑफ मेन्यू बार विंडोज या मैक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वी मेक इट मोर एक्यूरेट। अब पहले तो हमने ये रखा, हम इसको और ज्यादा एलेबोरेट करें तो हम ये कर सकते हैं जो उसकी लोकेशन होगी। जैसे वाई एक्सिस पे जो मैक का है वो बिल्कुल टॉप पे है, वो उसके लिए y इज इक्वल टू 0, और जो विंडोज पे है वो थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल यहाँ पे मैक का यहाँ पे है मेन्यू बार, और विंडोज का थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे है। तो हम क्या रहते हैं, मैक के लिए y इज इक्वल टू 0 और विंडोज के लिए y इज इक्वल टू 16 पिक्सल। वो हमने जस्ट अज्यूम किया है कि ये हाइट इतनी होगी 16 पिक्सल, कोई भी अज्यूम आपने कर। अब यहाँ पे इसको हो गया क्या, जो मेन्यू बार की है लोकेशन, मेन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये है। आप बेशक यहाँ तक आप इतना भी समझ सकते हैं कि जो टाइप ऑफ मेन्यू बार है वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम टू रीच द मेन्यू बार फ्रॉम ए डिफॉल्ट पोजीशन, कोई भी पोजीशन है उससे मेन्यू बार तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। हमने कहना है कि क्या फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कि ये जो टॉप पे होता है ये ज्यादा बेटर होता है, या ये वाला जो होता है वो ज्यादा ये ज्यादा फास्टर है, या ये वाला ज्यादा, कौन सा हमें रखना चाहिए। अब हम फाइंड आउट ये करना चाह रहे हैं कि कितना यहाँ से इस वाले पे जाने पे कम टाइम लगता है या इस वाले पे जाने पे कम टाइम लगता है, किस पे कम टाइम लगता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये हम ये कर रहे हैं, टाइम टू रीच द मेन्यू फ्रॉम ए डिफॉल्ट पोजीशन, रिकॉर्ड फॉर ए नंबर ऑफ यूजर्स यूज स्टेटिस्टिक। अब हम डिफरेंट यूजर्स को परफॉर्म करके देखेंगे, फिर उन्होंने जितना टाइम दिया होगा उनको रिगार्ड कर लेंगे, देन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं रिजल्ट कंक्लूड करने के लिए। कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वो होंगे जिनको हमने कांस्टेंट रखना है। फिक्स ऑल द थिंग्स दैट कैन कॉज वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, हर सारी चीजों को आपने फिक्स कर देना है जिनकी वजह से चेंजेस हो सकती हैं। बेटर टू यूज वन कंप्यूटर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक लैब है, लैब में मैं एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ 40 लोगों से, फिर उनका स्पीड, उनने कितना टाइम दिया है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और फिर मैं उस पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके फाइंड आउट कर लेती हूँ कौन सा जो था ज्यादा फास्टर था। अब लैब के 40 कंप्यूटर क्या एक जैसे होंगे, वो 40 कंप्यूटर की स्पीड एक तरह की होगी। हो सकता है कि 40 कंप्यूटर में डिफरेंट वो इंस्टॉलेशन डिफरेंट हो, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट हो, उनकी स्पीड डिफरेंट हो, कुछ में वो वायरस आया हुआ है जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई, या बहुत सी और रीजन हो सकती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनकी वजह से स्पीड पे इफेक्ट हो रहा हो। मैंने देखना है बाकी सारी चीजों को मुझे कांस्टेंट रखना है। दैट इज, हम एक कंप्यूटर यूज करके एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैक और विंडोज मशीन। अब उन्होंने कहा अब ये भी किया जा सकता है कि मैक का जो है वो मैक मेन्यू बार वो मैक के सिस्टम पे यूज किया जाए और विंडोज का विंडोज के सिस्टम पे यूज किया जाए। लेकिन उस केस में भी ये हो सकता है कि मैक जो था वो फास्टर, वैसे ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो फास्टर था, और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो था जिसकी वजह से इफेक्ट हो गया। अब हम ये चीज को भी खत्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, हम एक डमी बना लेते हैं जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर में टॉप पे मेन्यू रख देते हैं और कुछ भी रैंडम सा यहाँ पे वर्ड लिखते हैं, एक पे आप यहाँ पे लिखते हैं, और आपने कहना है यूजर से कि आप इस तक पहुंचना है, तो कौन किस स्पीड में किस में स्पीड जो होगी वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो वो बेस्ट होगा कि हमें बाकी सारी चीजों को हमने सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, हमने सेम सिस्टम यूज करने हैं, ये सारी चीजें। अब अगर हम सेम कंप्यूटर यूज कर लेते हैं ताकि उससे बाकी सारी चीजों पे इफेक्ट ना हो, लेकिन क्या 1 बाय 1 40 यूजर को एक दफा बुलाएंगे, हो सकता है कि जो 40th नंबर पे हो वो यूजर जो एक्सपेरिमेंट करने आया था वो इतना थक चुका हो, वैसे ही वो नाय हो चुका हो। तो हम इसको खत्म करने के लिए हमने एक जो टेस्टिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया छोटा सा, जिसमें हमने एक डमी से मेन्यू बार बना लिए।
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, जो कि हमने टाइम मेजर करना था कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमने फास्टर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. measure the time to reach the menu from a default position, record for a number of users, use statistical analysis work. अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. एक एक्सपेरिमेंट है, हाउ डू द डिफरेंट केमिकल्स इन फर्टि, आपने इधर नहीं देखना, आप जस्ट एक्सपेरिमेंट को देखें. हाउ डू द डिफरेंट केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ. अगर आपने और कोई चीज नहीं देखी हुई है, आपको अगर मैं ये देती हूँ तो इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करें. हाउ डू द डिफरेंट केमिकल्स इन फर्टिलाइजर इफेक्ट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ. तो प्लांट ग्रोथ जो होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको मेजर कर रहे हैं, इफेक्ट उसका पे हो रहा है प्लांट ग्रोथ पे. और डिफरेंट क्या चीजें हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर में जो केमिकल यूज हो रहे हैं आप वो जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं. डिफरेंट केमिकल्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. अब एक और एक्सपेरिमेंट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक 3 different types of enzymes each individually to digest a liter of milk. अब यहाँ पे क्या फाइंड, दोबारा से रीड करें. हाउ लॉन्ग डज इट टेक 3 different types of enzymes each individually to digest a liter of milk. हम क्या मेजर कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, टाइम टेकन टू डाइजेस्ट अ लीटर ऑफ मिल्क. एक लीटर मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये मेजर किया जा रहा है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, जो आपने एंजाइम्स डिफरेंट यूज कर रहे हैं जो कि डाइजेस्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं, वो ये हम चेंज कर रहे हैं. पहले ए एंजाइम होगा, फिर बी एंजाइम पे चेक करेंगे, सी कौन सा कितना टाइम ले रहा है, इसको मेजर किया जा रहा है. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. What is the effect of density of different mediums on the speed at which light travels? अब यहाँ पे क्या, दोबारा से रीड करें. What is the effect of density of different mediums? Different mediums, density of different medium, जहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल एयर ग्लास, on the speed at which light travels. स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल, ये चीज मेजर हो रही है कि लाइट ईयर में से कितनी स्पीड से गुजरती है, ग्लास में से किस स्पीड से गुजरती है. ये जो चीजें चेंज हो रही हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जो हम मेजर कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. ये तीनों एग्जांपल समझ आ गई हैं. अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या देखा, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. अगर ये एग्जांपल है, डू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट फॉलो ट्रैफिक रूल्स मोर देन नॉन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स. Do university graduate follow traffic rules more than non-university graduate? यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. Do university graduates follow traffic rules more than non-university graduates? तो क्या चीज चेंज हो रही है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और नॉन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको आप जिन पे इफेक्ट मेजर कर रहे हैं. हम क्या, ट्रैफिक रूल्स कौन ज्यादा फॉलो कर रहा है, हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस एग्जांपल में. अच्छा, इसको अगर हमने डिजाइन करते हैं, जो मैंने आपको अभी तक बताया है, हमारा एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ होते हैं जो कि चेंज हो रहे होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल
इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की वजह से हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कुछ कंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं जिनको हमने कोई अननोन वेरिएबल्स होंगे जिनको हमने कंट्रोल करना होता है ताकि बाकी सारे एनवायरनमेंट में चीजों को सेम रखा जा सके। कुछ रीडिंग है, यहाँ पे आपको लिंक्स दिए हुए हैं, आपने इन लिंक्स पे जाना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स, जो चीजें आपको अगर चीजें नहीं क्लियर हुई अभी भी तो वो यहाँ से आप जाके रीड कर सकती हैं, आपको समझ आ जाएगी बेटर। अच्छा, इंपॉर्टेंट डिसीजन इन एक्सपेरिमेंट डिजाइन। यूजर, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना है आपने, उसमें यूजर कौन होगा। जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल ली थी कि अगर आपने आईफोन पे यूज करवाना है तो क्या आईफोन यूजर्स ही लेने हैं, विंडोज पे यूज करवाना है तो विंडो यूजर्स ही होंगे, कौन से यूजर्स आपने लेने हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना है, जैसे अभी हमने मैक इंटरफेस की बात की कि मैक जो है वो फास्टर है, हमने हाइपोथेसिस बनाया तो हमने कहा कि इसको किसी सिस्टम मैक को ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉइड को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी सिस्टम पे हमें परफॉर्म करवाने की जरूरत नहीं है। हम एक टेस्ट डमी टेस्ट एग्जांपल बना लेते हैं, टेस्ट सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जिसपे हम इसे रन करके देख लेंगे जिसकी वजह से इफेक्ट हमारे हार्डवेयर का उस पर मिनिमम इफेक्ट हो सके। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे करनी है, क्या आपने जो सिस्टम आपके पास है उन पे यूज करवाना है या आपने खुद से क्रिएट करना है या क्या करना है, ये आपने एक डिसाइड करना होता है। टास्क, जब यूजर्स आपके यूजर डिफाइन करने हैं कौन होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करवानी है, टास्क जो होंगे वो क्या परफॉर्म करवाने हैं। जैसे आपसे अगर राइटिंग का ले रहे हैं कि स्पीड किसकी ज्यादा है तो आप एक पैराग्राफ लिख लेते हो। पैराग्राफ जो है वो टाइप करना ज्यादा इजी है। आपने पैराग्राफ टाइप करवाना है, आपने रैंडम टेक्स्ट टाइप करवाना है, या आपने जो टेस्ट एग्जांपल जो टास्क परफॉर्म करवाने हैं वो आप पहले से डिसाइड करते हो एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे वो आपने टास्क डिफाइन कर लेने होते हैं। मेजरमेंट्स, आपने इसमें मेजर क्या करना है, जब ये सारा एक्सपेरिमेंट आप करवा रहे हो तो आप क्या फॉर एग्जांपल स्पीड मेजर कर रहे हैं, ज्यादा टाइम टेकन टू राइट पैराग्राफ, आप ये मेजर कर रहे हो, आपने कितना टाइम दिया या एरर्स कितनी की, आप क्या चीज मेजर कर रहे हो, आपने ये भी पहले से डिजाइन कर लेना होता है, डिसाइड कर लेना होता है। यूजर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स, विंडोज और मैक यूजर। फॉर एग्जांपल यूजर की जब बात करते हैं कि यूजर्स कौन होंगे, ये सारी चीजें हमने यूजर इम्प्लीमेंटेशन टास्क मेजरमेंट कर लेना होता है। विंडो और मैक यूजर्स, प्रैक्टिस माइट मेक ए डिफरेंस, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, कहते हैं कि मैक के अगर हम मैक यूजर्स लेंगे या विंडो यूजर लेंगे, जो यूजर्स है वो कौन सा सिस्टम यूज कर सकते कर रहे हैं ऑलरेडी, उसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है, श्योरली होगा। अगर मैं अपने मोबाइल पे जो मेरा मोबाइल है उसी पे अगर टाइप करूंगी तो वो डिफरेंट स्पीड में टाइप करूंगी, अगर कोई ऐसा मोबाइल जिससे मैंने लाइफ में कभी टाइप ना किया हो तो वो मेरी स्पीड डिफरेंट होगी। तो आपको यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत होती है। सैम्पलिंग, द टेस्ट यूजर यू सिलेक्ट कैन बायस द रिजल्ट, सो इम्पोर्टेंट। बायस क्या होता है कि उसकी वजह से आपका रिजल्ट बायस हो सकता है जो आपने सिलेक्ट किया। जैसे अगर आपने आईफोन यूजर्स जो हैं वो सारे सिलेक्ट कर लिए हैं और एक आईफोन की टेस्टिंग के लिए, और कुछ विंडोज सिस्टम कुछ को दिया गया कुछ को आईफोन, तो जो आईफोन यूज करेंगे वो ज्यादा ऑब्वियसली तेज टाइप कर देंगे उस पर, तो इसकी वजह से रिजल्ट जो होते हैं वो बायस हो सकते हैं। आपको यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत होती है। वुड इट बी वैलिड इफ यू रन योर एक्सपेरिमेंट ऑफ ए गेम कंट्रोल्ड ऑन 60-year-old ग्रुप। अब जो यूजर आपने लिए हैं, जो आपने एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और आप 60 ईयर जो आपने यूजर लिए हैं वो 60+ के हैं, क्या गेम 60+ वाले लोग ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा क्या, ये वैलिड चीज है कि आप अपना गेमिंग का जो गेमिंग कंट्रोल जो है, गेम में कुछ कंट्रोल होते हैं, जैसे आपने इस चीज से ये मूव करना है, इस चीज से ये मूव करना है, आपने कहा है कि कोई भी प्रीवियस गेम चल रही है, आपने कहा है कि उसका इंटरफेस बेटर नहीं है, हमने उसको इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव करके आपने एक बेटर इंटरफेस बना दिया। अब बेटर इंटरफेस को आपने टेस्ट करना था, आपने उसकी इवैल्यूएशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया और उसमें आपने यूजर जो लिए हैं वो आपने 60+ के ले लिए हैं, क्या वो
एक अच्छा वैलिड चीज होगी। हाउ शुड आई सैंपल दिस क्लास टू अंडरस्टैंड हाउ द क्लास इज लर्निंग। अगर मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है कि लर्निंग कैसे हो रही है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कितना समझ आ रहा है, तो मैं कैसे सैंपल करूंगी इस क्लास को। मुझे फाइंड आउट करना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो कितना बेटर आपको समझ आया है। क्या मुझे जो चंद लोग आंसर कर रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन कर लेना चाहिए, जो मुझे पता है ऑलरेडी ये लोग 3 से 4 लोग हैं ये आंसर करते हैं। डिस्टरबेंस की वजह से मैंने आपके माइक्स बंद किए हुए हैं। अभी इसको, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं ओपन करूंगी जिसको जो क्वेश्चन है अभी तक जो माइंड में आ रहा है क्वेश्चन, उसको राइट डाउन करने बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मैक मेन्यू इज, अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद यूजर आपने डिफाइन करना है, यूजर में क्या क्या इशू हो सकते हैं मैंने अब बात कर ली। इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन राइट डाउन कर लें, हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट कंप्लीट होने दें। इम्प्लीमेंटेशन में आपने किस सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, विंडोज पे, मैक पे, या आपने हो सकता है वो पहले के यूजर इसके। अगर आप एक्चुअल सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है कि ये रियलिस्टिक होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, डिफरेंट इन रिजल्ट कैन बी ड्यू टू अदर फैक्टर्स सच एज फॉन्ट साइज की वजह से, माउस एक्सेलरेशन की वजह से हो सकता है, नंबर ऑफ अनकंट्रोल्ड वेरिएबल इंक्रीज। अगर आप सेम सिस्टम पे करते हैं तो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल जो है जिनको हमने चेंज नहीं करना होता वो इंक्रीज हो सकते हैं। बेटर टू इम्प्लीमेंट योर ओन विंडोज मैनेजर। आप अपना एक सॉफ्टवेयर बना लें, जैसे हमने आपको मैंने पहले वाली एग्जांपल में बताया था कि एक डमी सा सॉफ्टवेयर बना लें, ये ज्यादा बेटर है। एवरीथिंग इज द सेम, फॉन्ट साइज, माउस एक्सेलरेशन, कलर्स, ओनली हाइट ऑफ द मेन्यू चेंज, इजियर टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम। रियलिस्टिक टास्क कौन से देने हैं, रियलिस्टिक या आर्टिफिशियल टास्क देने हैं। रियलिस्टिक फॉर एग्जांपल ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट आर रियलिस्टिक बट इंक्रीजेस अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, सम यूजर्स वुड बी मोर कंफर्टेबल देन द अदर। अच्छा, रियलिस्टिक टास्क तो देंगे, वो रियलिस्टिक तो होगा कि रियलिटी की बेस्ड होगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो ईमेल करने के आदी हो, कुछ लोग ईमेल करने के आदी ना हो, उनको वैसे ही ईमेल हेजिटेशन हो रही हो ईमेल ओपन करने से, और वो यूज टू नहीं होंगे उस सिस्टम के। आर्टिफिशियल टास्क जो होते हैं में क्या किया जा सकता है, शोज मेन्यू, क्यूज यूजर टू हिट सम मेन्यू आइटम, कर्सर देन मूव टू द होम लोकेशन। आपने कोई एक डिफॉल्ट लोकेशन बनाई हुई है, यहाँ पे कर्सर होना है, और आपने मेन्यू तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये मेजर कर लेना। आप यहाँ पे एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल टास्क, आर्टिफिशियल बिग बटन एट क्लोज डिस्टेंस आर हिट फास्टर देन स्मॉल बटन एट लॉन्गर डिस्टेंस। बड़े बटन्स जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी हम उन्हें हिट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल, जो छोटे बटन होते हैं। इट गिव्स a mathematical formula for time taken for the mouse to move to a target button of a particular size from a certain distance। अब आपने एक बटन का साइज कितना रखना है, उसके लिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ये एक एग्जांपल है जो कि सर्कल्स पे, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था सिंपल सर्कल्स पे किया गया था, एक्चुअल बटन पे नहीं किया गया था। मेजरमेंट्स, अब यूजर डिफाइन हो गए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, टास्क क्या करने हैं और मेजर क्या करना है। व्हाट शुड आई मेजर एंड हाउ, क्या चीज मेजर करनी है। शुड आई अलाउ यूजर टाइम टू लर्न, पहले आपने पहले से ये चीजें डिसाइड करनी है। क्या आप यूजर को पहले टाइम देंगे कि वो आपकी चीज को समझ ले, पहले लर्निंग का टाइम होगा। व्हेन विल द मेजरमेंट स्टार्ट, कब स्टार्ट होगी कब एंड होगी। व्हाट एम आई मर्जिंग एंड डज इट एस्टिमेट माय डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या मेजर कर रहे हो, क्या इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एस्टिमेट हो रहा है। द बिलो आर द 3 डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड रिक्वायर मर्जिंग डिफरेंट थिंग्स। टाइपिंग स्पीड, अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे टाइपिंग स्पीड अगर मेजर कर रहे हैं तो टाइम आपने करना होगा। टाइपिंग एक्यूरेसी, एरर्स मेजर करनी होगी। सेफ्टी वाइल टाइपिंग, टाइपिंग एंड वर्किंग, तो यहाँ पे आपने वो सेफ्टी की केस में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ टक्कर लगी है आपकी, आपने मेजर करना है कि कितनी कितनी दफा आप इस तरह से गिरने लगे हो या आपकी टक्कर लगी है, तो डिफरेंट चीजें मेजर कर रहे हैं। अच्छा, गोल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन,
हम्म, जी अभी पूछे, अभी तक के में कौन से क्वेश्चन पूछने हैं आपने? जी किसको पूछना है, क्वेश्चन पूछ लो। मुझे, आपने हैंड रेज किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी मैम, मैम अपना क्लास से रिलेटेड इशू था कि मैम आप ना से पढ़ा। एक तो ये है कि आप ना जो हमसे क्लास ले रही है ना, उसमें बेसिकली मसला ये आ रहा है कि आप जिस स्लाइड्स को कह के कुछ एग्जांपल्स दे रही हैं, लेकिन हमारा ना उसमें ना तो कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, जैसे कि ना तो आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रही हैं, ना तो हमें आप उसमें इन्वॉल्व कर रही हैं। जब तक हम खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमसे क्वेश्चंस नहीं होंगे और हम अपने आइडियाज नहीं देंगे जैसे क्लास में होते थे, ऐसे मैम बिल्कुल भी नहीं समझ आनी और ना हमें समझ आ रही है। क्योंकि बेसिकली जब आपने असाइनमेंट दी थी, क्विज भी हुआ था, बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था, तो ना तो क्विज देने का कोई फायदा हुआ है, ना तो असाइनमेंट देने का कोई फायदा हुआ है। तो मैम रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें इन्वॉल्व करें उसमें, हमसे क्वेश्चंस आंसर करें। इस तरह मैम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, आप बोलती जा अभी रही हैं लेकिन आपसे कौन सी क्वेश्चन आंसर नहीं हुए? अभी मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ, इससे पहले किसी ने, जिसने भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको नहीं समझ आया, शायद मैंने इस स्लाइड पे कोई मोर देन 15 मिनट्स लगाए हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को उसमें डिफरेंट नहीं समझ आया तो आप उसको क्लियर करें। अब ह्यूरिस्टिक मैम वैल्यूएशन आप वाला जो टॉपिक समझी था ना, नहीं। मैम मेरा मतलब ये है कि आप इन्वॉल्व नहीं कर रही, आप पता है कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं कर रही, बट मैम जस्ट तकरीबन स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, तकरीबन बहुत ज्यादा हो गई हैं, बाद में हमने बैठ के उसको रटाई मारना है। मैम बेसिकली स्लाइड मेरा बहुत मकसद ज्यादा ये हो है गई कि है, वो आप एक उसको सेपरेट इस बात तरह है। से आप देखें ना, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बात सुनते हैं, मुझे लगता है जितना आपके कोर्स में रियल वर्ल्ड एग्जांपल दी जा रही हैं, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें बहुत थ्योरेटिकल चीजें होती हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जितनी इसमें, जैसे आज का लेक्चर को सिर्फ मैं कर देती हूँ, अगर मैं प्रीवियस नहीं जाती, वन बाय वन अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले प्लांट की एग्जांपल ली। प्लांट की एग्जांपल क्या वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं थी? मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझा रही हूँ, तो मैंने पौधे की एग्जांपल ली है। मैं पौधे को धूप में रख देते हैं, छांव में रख देते हैं, कौन सा, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर मैंने 3 डिफरेंट लेकिन एग्जांपल्स आप। लेकिन क्लास बोर हो जी रही है यूट्यूब से देख लेना। मैम, रियली मैम, मैम क्लास बोर हो रही है। तो बोरिंग में क्या इशू, मैं इसको एंटरटेन कैसे कर सकती हूँ? अब मैम मैथ की बात एग्जांपल इंटरटेन की अगर, नहीं है मैम, आप काइंडली मैम, पता है क्या है मैम, जो हमारा जो कोर्स है जी जी, उसको मैम इस तरह से लेके जाना है हमें, ताकि हम उसको प्रैक्टिकली, अगर हम आमने सामने भी नहीं है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अपने माइंड से ही उसको सॉल्व कर सके मैम। इस तरह से जो स्लाइड्स आप पढ़ा रही है मैम, उससे बिल्कुल भी आपने नहीं यहाँ होता। से कभी भी कोई चीजें डायरेक्टली, एक फर्स्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट निकाल देती हूँ। एक सबसे पहले एक बात सेपरेट रखते हैं, अगर आपको कोई इशू है कि हमारी नंबर ऑफ स्लाइड ज्यादा हो रही हैं, तो वो इशू एक सेपरेट है, उसको अलग रखते हैं, उसकी टेंशन ना लें, उसको सेपरेट करें। बाकी सारे जो हमें जो सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो एक बात होती है, स्टूडेंट के माइंड में होता है हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया और आखिर में हमें बहुत पढ़ना है, ये एक सेपरेट चीज है। मैम एक्चुअली ये इसका पॉइंट ये है कि एग्जांपल्स अगर आप ज्यादा कर दें, क्योंकि हमें वो प्लांट वाले एग्जांपल से एक्चुअली वो समझ नहीं आई इस पूरी तो इसी प्रोसेस की। के वही तो बता रही हूँ, इसी अगर आज के लेक्चर को ही हम देखें क्या, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट, जहां इस स्लाइड पे जब हम आए थे, क्या आपको यहाँ से भी नहीं समझ आई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की? यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं, मैम 4, जिसमें 3 को हमने इधर ही बता दिया मैम जो। स्लाइड्स ना, हम्म, मैम पता है क्या है मैम, स्लाइड्स जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं और हमें समझ नहीं आ रही। मेन चीज ये है कि अगर आप एक टॉपिक भी ले लेना, एक एक के लेक्चर में एक टॉपिक ले ले, और उसी टॉपिक को जब हमारे साथ
ओवरऑल क्लास के साथ डिस्कस करें। मैम हम भी फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, अपनी अपनी अच्छा। अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे मैम। हम्म। ऐसे मैम बार बार स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं और स्लाइड्स के साथ हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी डाउन हो रहा है मैम। फर्स्ट थिंग कि आपकी फर्स्ट बात ये थी कि आपकी स्लाइड ज्यादा हो रही है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि इस बात को सेपरेट करते हैं, स्लाइड ज्यादा हो रही है, ठीक है। आपकी स्लाइड्स इतनी कोई आप ऐसे तो है नहीं कि मैंने स्लाइड पे बहुत ज्यादा सा मटेरियल ऐड किया हुआ है जिसको आपको पढ़ना मुश्किल हो रहा है, या हर स्लाइड पे एग्जांपल्स बनी हुई हैं और जो आप बात कर रहे हैं ना एग्जांपल नहीं है। मुझे तो लगता है अभी मेरे सामने जितना आज के लेक्चर को ही जस्ट हम करते हैं तो इसमें सिर्फ एग्जांपल की ही बातें हमने की होंगी हर जगह पे। ये मैक का इंटरफेस है। इवन अब इस स्लाइड में क्या है, क्या पढ़ना है इस स्लाइड पे आपने? आपको मैक का इंटरफेस दिखाया हुआ है, ये विंडोज का इंटरफेस दिखाया हुआ है, फिर बताया है। अब इसमें आपको अच्छा चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं जो आपको चीजें समझ नहीं आई या हमने एक से ज्यादा टॉपिक जो आप टॉपिक कह रहे हैं जैसे ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन है, वो शायद हमने 4 डिफरेंट लेक्चर्स में क्या है ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन वाले टॉपिक को कवर किया है। अब अगर ये आज का टॉपिक है तो आज का भी हमारे लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ हुआ है। हम एक वीक में मल्टीपल टॉपिक नहीं कर रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि हम एक वीक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स कर रहे हैं, एक वीक में एक लेक्चर वो हो, तो ये वाला हमारा लास्ट वीक का था, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीक में हमने देखा कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम फील्ड स्टडी कर सकते हैं या सर्वे कर सकते हैं। जब एक इंटरफेस बन गया है तो उसको एवेल्युएट कैसे करना है। अब जब एवेल्युएट करना है, ये सारी चीजें अभी आपको लग रही होंगी जैसे काम की नहीं है। जब आपने फाइनल ईयर, अभी आप लोग का तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जैसे मैंने लास्ट क्विज में आपसे पूछा, आपको मैंने क्वांटिफाई बता दिया, यूजिबिलिटी को क्वांटिफाई कैसे करना है, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आपने ऐसे क्वांटिफाई करना है। अब लर्नेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफेक्टिवनेस कैसे करेंगे, एफिशिएंसी कैसे करेंगे फाइंड आउट। अब उस केस में आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अगर मैं आपसे कहती हूँ यूजिबिलिटी क्वांटिफाई करें तो कैसे करेंगे? पहले आपने देखना है कि मेरे प्रोजेक्ट में लर्नेबिलिटी, जब नया यूजर आता है तो उसे कैसे लर्न करेगा, आपके सिस्टम को कैसे उसे पता चलेगा, कितना टाइम लेगा, 10 मिनट्स लेगा, 5 मिनट्स लेगा, 10 सेकंड लेगा, कितना टाइम लेगा, वो क्वांटिफाई हो जाएगा लर्नेबिलिटी। देन आपकी एफिशिएंसी, कितना स्पीड लगती है, कितनी एरर्स करता है वो आपके सिस्टम में, तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीजें थी उसमें लास्ट जो आपको क्वांटिफाई करने के लिए मैंने एग्जांपल दी। एक चीज सबसे पहले माइंड से ये चीज निकाल दें कि आपकी स्लाइड बहुत ज्यादा हो रही है, स्लाइड्स का इशू निकाल दें। उसके अलावा जो इशू लग रहे हैं आपको वो वाले डिस्कस करें। आज के लेक्चर में क्या नहीं समझ आया उसको हम दोबारा से कर लेते हैं। और ये नया टॉपिक नहीं था, एक क्लास एक आपका इशू था कि हम एक कुछ टॉपिक भी करें समझ एक नहीं आया। लेक्चर में। मैम बोरिंग मैम समझ तो कुछ भी नहीं आई मैम। मेरा मकसद ये है कहने का कि मैम आप काइंडली ना हमें साथ लेके चलें। मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोर्स है HCI तो हम एक टॉपिक को भी एक लेक्चर में लेके जाएं और एक एक स्टूडेंट उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दे, तो मैम मेरी नजर में फिर हमारा जो कोर्स है वो अच्छी तरीके से हमारी भी समझ में आएगा और कल हमको पता होगा कि ये HCI है क्या चीज थी। मैम अभी यकीन करें घर बैठे बैठे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता HCI है क्या चीज। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। जिसको एक तो फर्स्ट चीज की अगर आप एफर्ट पुट करते हो और तो आप दूसरा ये कि हमें आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए उनकी समझ आई है, पौधे वाली की भी आई है, टाइपिंग की आई है, इंटरफेस की आई है, लेकिन हमें ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पौधे को हम ये डिजाइन और इंटरफेस से कैसे रिलेट करें। पौधे को उसके बाद पे मैंने आपको दे तो दी है। सबसे पहले ये बताने का मतलब ये देखें, यहाँ से एग्जांपल मैंने स्टार्ट की, ये मैंने रियल लाइफ की एग्जांपल दी ताकि आपका माइंड थोड़ा सा इधर काम कर जाए। उसके बाद मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि एक्चुअल में हमने इसको कैसे यूज करना है। जब आप इंटरफेस डिजाइन करेंगे, आपने अपने इंटरफेस पे टॉप में मेन्यू रखा है या आपने थोड़ा सा नीचे मेन्यू बार रखा है, अब यहाँ पे रखना ज्यादा बेटर है या यहाँ पे ज्यादा बेटर है। फिर मैंने कहा बेटर का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेटर जो है क्वालिटेटिव वर्ड है, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे फास्टर का वर्ड यूज करती हूँ। फास्टर का क्या मतलब है कि यहाँ पे कौन सा ज्यादा फास्टर है। अगर मैं किसी भी जगह पे हूँ तो मुझे इस इंटरफेस मेन्यू बार को यूज करना ज्यादा स्पीड में ज्यादा बेटर होगा या इस जो थोड़ा सा डाउन होता है वो ज्यादा फास्टर है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट अब एक्सपेरिमेंट तो करना है फाइंड आउट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट के बगैर मैं किसी को अपना प्रूव नहीं दे सकती। कोई भी बात करेगा, अगर मैं किसी को बात कर देती हूँ तो मैं अपने मैम एक्सपेरिमेंट तो हमें समझ आ गई थी कि एक्सपेरिमेंट्स
तो आज हमने यार एक्सपेरिमेंट के मैम अलावा कोई और लेकिन बात पढ़ी है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क समझ ही नहीं आई मैम, उनके बीच अभी तक फर्क ही समझ नहीं आ रहा एग्जांपल की वजह से। क्या चीज, क्या फर्क नहीं समझ? जहां पे देखें डिपेंडेंट क्या है जो हम चेंज कर रहे हैं, मेन्यू बार की लोकेशन चेंज हो रही है, और डिपेंडेंट क्या है जिसको मेजर किया जा रहा है, स्पीड मेजर की जा रही है या एरर रेट मेजर किया जा रहा है, या जो भी चीज मेजर की जा रही है इस चेंज की वजह से जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट कह रहे हैं। अब जैसे क्या हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने इतनी जगहों पे आपको इतनी ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे दी हैं, अगर हम दोबारा आ जाते हैं उसी स्लाइड पे, अब ये था हाउ डू द डिफरेंट केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। हम क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे? अब आप खुद से रीड अगर करें, आप बाकी सारी जो आगे लिखा हुआ है उसको छोड़ के अगर खुद से रीड करते हैं, हाउ डू द डिफरेंट केमिकल्स, मैंने फाइंड आउट करना है, मेरे पास 3 केमिकल्स हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ये तीनों केमिकल्स में की वजह से प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें कौन सा डिपेंडेंट होगा कौन सा इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने बात की जो चेंज हो रहा है। अब जो चीज चेंज हो रही है, क्या चीज चेंज हो रही है इसमें? जो कि हम फर्टिलाइजर, जो कि जमीन को, जैसे 3 तरह की खाद है, आप वो दे रहे हो, जमीन में डाल रहे हो, आपने देखना है कि किसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा होती है। तो जो चीज चेंज हो रही है वो इंडिपेंडेंट है, और जो आप देख रहे हो, जो उसकी आउटपुट, जो उसके इफेक्ट देख रहे हो, जिस चीज को जो मेजर कर रहे हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अभी क्या चीज नहीं है इसमें डिपेंडेंट? अच्छा, कंफ्यूजन क्या हो रही है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में? मैम आप ना मुझे भी 1 मिनट यार, 1 मिनट मैम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप तो मतलब ऐसे ही हमारी क्लास और इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर जो कंटेंट हमारा वो आइडिया बेसिस पे है, मतलब कि आइडियाज़ लेने, शेयर करने और मतलब अपनी अपनी थिंकिंग शेयर करने उस पर बेस करता है हमारा। आप अपने आइडिया शेयर करेंगे, आप अपनी परसेप्शन देंगे, हम अपनी परसेप्शन देंगे आपको, और वैसे फिर हम मतलब एक लेवल पे जाकर हम सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि नज़रिया चेंज होते हैं। मैम ऐसी क्लास में जस्ट आप बस अपने नज़रिया चेंज करें, हमारा कोई फीडबैक ही ना दें, मतलब ड्यू टू द क्लास, और लास्ट में हमें 5 मिनट मिले, इसमें हम सारी क्लास इनकलाब कितनी स्ट्रेंथ है और वो कैसे अपने आइडिया शेयर करेगी और कैसे वो सेटिस्फाई हो। ये मेरा एक मतलब पॉइंट है। हमने शुरू में क्लासेस ली थी ऐसे कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इस ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मैम इसमें और उसमें। उसमें वो जो हमने 1 वीक की 2 वीक की क्लासेस ली थी उसमें हमें बहुत कुछ समझ आया था, वो क्लियर भी हुआ था। उसमें हमें समझ आ रही थी कि ऐसे असल में होता क्या है। अब जब से ये ऑनलाइन हो रही है इसमें हमें कुछ नहीं सीरियसली क्लियर हो रहा कि ये ऐसे में हम आगे क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है और इसमें सिर्फ आप मतलब अपने आइडिया शेयर करते हैं, आप हमें गाइड करती हैं, हम अपने आइडिया शेयर नहीं करते, हम अपने से मतलब कुछ वैसे हमें होते तो हम सही से अपना क्लियर नहीं कर पाते। मैम जी बड़ी मैम, रीज़न ये है। मैम जी एक और मैम चीज ये बिल्कुल भी सही है कि बात जस्ट की है। हमारे सामने जस्ट आपकी स्लाइड्स ओपन है और कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा मैम, इस तरह से बोर ही हो रहे हैं हम। नहीं मैम बोर की बात नहीं है, लेकिन वो ये कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहले ये होता था कि आप हमसे पूछती थी और हम अगर कुछ गलत भी बताते थे तो आप उसको सही कर देती थी। तो इस तरह अब ये है कि हम लोगों को जो आपकी एग्जाम्पल है वो पौधे वाली, वो अभी तक असल में कुछ समझ नहीं आई थी उसकी। तो वो हम डिस्कशन जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसमें डिस्कस, मेन मतलब क्या है कि आपके अगर आपका क्वेश्चन है आप अनम्यूट करें। एक तो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है जब आप जानबूझ के डिस्टर्ब करने की, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करने की वजह से अनम्यूट कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से मैं म्यूट कर देती हूँ। अब अगर अनम्यूट करके आप एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हम एक ही स्लाइड पे, मुझे कोई मसला नहीं है कि आज का पूरा डे जो है, आज का लेक्चर हम ये स्लाइड पढ़ रहे हैं, अगर आप इस पे डिस्कस करना चाहते हैं तो हम पूरा लेक्चर इसी स्लाइड पे डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर मैं तब आगे मूव करती हूँ, और एक पॉइंट जो आपको स्टार्टिंग में आपने कहा कि हमें समझ आ रही थी, स्टार्टिंग हमारी कैसी होती है, हम वो जस्ट ले रहे थे, डिफरेंट आइडियाज पे बात कर रहे थे, आपके लिए वो सारी चीजें नहीं होंगी, आपको लग रहा होगा वो इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप, मैंने जो कोर्स पढ़ाना है, कोर्स एक चीज होती है, आपने
कुछ फॉलो करना होता है। जैसे एक HEC ने मुझे क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, तो मुझे समहाउ उसको भी मीट करने की कोशिश करनी है। एक तो होगा आपका, ठीक है मुझे क्लास को देखना है, मुझे देखना है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितना हद तक आप कर रहे हैं, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल उस बात की भी हूँ कि मुझे वो कंटेंट भी कवर करना है। तो ये नहीं है कि मैं, आप लोग अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपके केस में ना सिर्फ एक क्वेश्चन जैसे 30% पढ़ा के मैं चली जाऊँ, तो वो मैं भी डिसऑनेस्ट हूँ उस केस में। अगर मैं 30% करवा के चली जाती हूँ तो मुझे वो, लेकिन मतलब ये है कि अगर वो 30% में आप पढ़ाएंगे तो हमें समझ आएगा, तो वो 30% भी 80% के बराबर है। वो अगर वो 80% समझ वो आएगा ऐसे नहीं ना हो सकता। ये आपको ये होता है कि आपको ये तो फिर कंटेंट, अगर मतलब आप ऊपर से गुजारने की बात है कि कंटेंट हमें कंप्लीट करना है बस। HCA वालों का यही है कि कंटेंट मैम बस हमें थोड़ी कंप्लीट तो हो जाए किसी रिलैक्सेशन तरह, मिलनी किसी चाहिए। आप बच्चों का सबको पता है CGPA जाए, मुस्कुरा बच्चों नहीं का कर बैठे ग्रेड जाए, परसेंटेज वो उनका मैटर है, उन्होंने इनकलाब। फीसिस दी हुई आप है, उनका देखें, कुछ सुने नहीं, सुने हमारा सुने कुछ नहीं है, सुने उनका जाए सुने बस। सुने सुने आप सुने, मैम अगर एक कंटेंट आप, कंप्लीट करना है तो नहीं वो नहीं तो फिर बात आप सुने, कर दे, वो मैं वीडियो आपको अपलोड कर दे यूट्यूब पे, हम वो देख मैं लेंगे आपको बस, बताती क्लियर, हूँ, दैट्स इट। वो मैं आपको बताती हूँ, इस बात का आंसर करती हूँ। आप ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं इन चीजों पे। एक्चुअल में बात क्या होती मैम है, हम देखिए, मतलब हमारे ग्रेडेड का मसला और कुछ नहीं है। नहीं आपकी ग्रेडिंग का मसला नहीं है ना। आप ये देखें, आप एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर एक बनवा रहे हैं, आप उसके लिए पे कर रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल यस मैम, $1000 उसके लिए पे किया है। यस आप $1000 पे करने के बाद आपने यस 10 फंक्शनैलिटी के लिए $1000 पे किया था। उसमें से अब आप कहते हैं हाँ, मैंने $1000 तो पे कर दिया, इनकलाब। लेकिन मुझे तीन फंक्शनैलिटी दे दें। मैंने 10 नहीं चाहता। आपकी क्लास की एग्जाम्पल वो है कि मैंने $1000 तो पे कर दिए हैं, लेकिन मुझे 10 फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, मुझे 3 फंक्शनैलिटी चाहिए। ये कैसा यूजर है जो कि पैसे फुल पे कर रहा है लेकिन फंक्शन कम मांग रहा है। अच्छा मैम, अब आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। जी अगर हमने $1000 पे कर दिया ना, तो हमें 10 फंक्शनैलिटीज मिलनी थी। तो हमें अगर आप 10 दे देती हैं और 10 में से हम एक भी यूज करने के काबिल नहीं होते, तो उन 10 को हमने क्या करना है? तो यूज तो करें ना उसको यूज। मैम अब जब देखिए, समझ नहीं आएगी तो क्या यूज करेंगे? इससे अच्छा ये है कि 3-4 फंक्शनैलिटीज हमें मिल अगर जाए, कम से अगर कम हम उसको यूज करने के अगर काबिल तो आपको हों। आपको ये मसला हो रहा है, आप देखें ACI के कोर्स में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इंटरफेस जो होता है उसको। हमने सबसे पहले मैंने आइडियाज एक्सप्लोर किए कि हम क्या कैसे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जब आपके पास एक आइडिया आ गया, आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, स्केच बनाना, प्रोटोटाइप बनानी, उसके बाद ऑब्वियसली आपने एवेलुएट करके, आपने अगर दुनिया के सामने कोई चीज ले आते हो और आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, आप वैसे ही दुनिया के सामने लाके कहते हो कि ये मेरा रिजल्ट है, वो कहेगी किस बेस पे? जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, अगर मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपकी एवेल्यूएशन में होती हूँ तो मैं पूछूंगी कि आपने लिखा है कि मेरा प्रोजेक्ट 100% यूजेबल है, 97% एक्यूरेट है, और ये सारी चीजें आपने किस बेस पे लिखी हैं, कैसे कैलकुलेट कर ली? अब वो जो कैलकुलेशन वाला, ये सारी चीजें अभी आपको जो लग रही हैं, ये सारी चीजें आपको कैसे फायदा देंगी? आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। अब बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा होता ये सारे टॉपिक्स, वो आते हैं, वो उन्होंने पिछली डॉक्यूमेंट्स देखी होती हैं, उसकी बेस में लिख देते हैं 97% एक्यूरेट। अब सबसे पहले पकड़ा जाता है कि 97% आपने कैसे निकाला। आपको तो पता ही नहीं होता क्वांटिफाई कैसे किया है आपने, आपने किस बेस पे, आपने एक्चुअल में वो 97 कहाँ से निकाला था, क्या कैलकुलेट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें किस चीज का इफेक्ट किस चीज पे देखा था, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल था, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें। बाकी हो सकता है कि आपका 97% जो रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट इस वजह से ना हो, आपने सिर्फ सपोज कर लिया कि वो इस वजह से रिजल्ट आया। हो सकता है कोई और चीज इफेक्ट कर रही हो। वो और चीजें क्या क्या हो सकती हैं? आपके रिजल्ट एक्यूरेट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे फायदा दे सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि एक इंटरफेस आपने न्यू बनाना है, आपने न्यू इंटरफेस बना के जब आपने उसको वैल्यूएशन करना है तो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अब ये सारी चीजें आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन में परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन की अगर मैंने आपको असाइनमेंट दी है, अब मिनिमम भी 4 लेक्चर्स शायद हमने उस पे लगाए हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई थी तब से हमारा ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन वाला टॉपिक स्टार्ट था। अब उसमें क्या करना था, जब मैंने देन आपको असाइनमेंट भी दे दी, अब उसमें आपने पहले, मैम सॉरी टू स्टॉप यू, लेकिन मैम कई क्लासों में ये हुआ है कि आपकी ईमेल हमें 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, आपकी ईमेल हमें 10:42 10:30 पे आ रही थी। जो इवन के असाइनमेंट वाला भी हम लोगों जितने क्विज होने वाला था, जिस
लेक्चर में उसकी ईमेल आपकी आई थी, हमें 10:30 के ऊपर आई थी, फीस तो और या एग्जैक्टली 10:20 मैम। के ऊपर आई थी। मैम ये अब्दुल की बात से मैं भी एग्री करता हूँ मैम। मुझे जो असाइनमेंट ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन की, उसकी मुझे असाइनमेंट की जो टॉपिक है वो मुझे मेल आया ही नहीं है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि मेरा क्या टॉपिक है, सब कह रहे हैं कि मैम ने सेपरेट मेल की, लेकिन मुझे वो मेल रिसीव ही नहीं हुआ। आपकी असाइनमेंट, आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी असाइनमेंट 2? मैम वो फिर मैंने मतलब किसी से टॉपिक लेके फिर नहीं उसको मैंने मतलब अपने अंदाज से मतलब उसको राइट नहीं, करके मैंने आपने सबमिट किया, किसी का टॉपिक असाइनमेंट लेके 2, मुझे कोई। नहीं नहीं वो बात ठीक है, आपने असाइनमेंट 2 सबमिट करवाई थी? मुझे यस पता है मैम, कुछ बाकी सारी स्टूडेंट, असाइनमेंट्स मैंने करवाई हैं। अगर जो कुछ स्टूडेंट को, अगर आपने असाइनमेंट 2 सबमिट करवाई है तो देन आपको मेल नहीं होगी। जिन लोगों ने असाइनमेंट 2 सबमिट नहीं करवाई, जैसे 24 स्टूडेंट ने आई थिंक सबमिट करवाई हुई है 27 में से, अब जो 24 लोगों ने सबमिट करवाई हुई है उनको मैंने मेल की है, बाकी जो लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई उनको मेल नहीं गई होगी। शफल करके असाइनमेंट्स मैंने आज आपका जी मुझे मैम लेकिन जो क्विज वाले लेक्चर थे मिला। उसकी भी हम लोगों को, जो क्विज वाले लेक्चर्स थे उसकी भी लेक्चर की डेट ही जो है आपकी मेल ही अच्छा, 10:20 वो 10:40 जो पे आई थी। 10:20 और 10:40 तक आई होगी, तो क्विज जो था वो वैसे ही आधा घंटा मैंने लेट रखा था। उसका लेक्चर अगर पहले स्टार्ट, आपको मेल लेट हो भी गई है 20 मिनट, तो उसका कोई इफेक्ट क्विज पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्विज मैम की लेकिन हमें पहले किसी ने बताया ही नहीं था कि क्विज होगा। जो वो जब पहले क्लास 2 स्टार्ट हुई अच्छा, है, इस बात का आंसर मुझे पहले कर लेने दें। पहले जो 2 वीक पिछले वीक में 2 लेक्चर हुए थे, दोनों लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, उस रिकॉर्डिंग में चेक कर ले। मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट में क्विज भी होगा, असाइनमेंट भी होगी, तो रिकॉर्डिंग से चेक कर लें। नेक्स्ट, लेकिन मैम मुझे आप असाइनमेंट का टॉपिक का आईडी मेल कर दें ताकि मैं अपनी किसी के आपका, असाइनमेंट आप अपना मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने असाइनमेंट उससे प्रीवियस सबमिट करवाई थी या नहीं करवाई थी। मैम देख लो 1701665015। मैम एक चीज मैंने भी पूछना चाहूंगा, ये मार नाम भाई ये असाइनमेंट 2 जमा नहीं है बट मेरी असाइनमेंट 3 भी इसलिए मिस हो गई है, तो अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ आप काइंडली बता सकती हैं? असाइनमेंट 2 जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई उनके लिए असाइनमेंट 3 मैंने वो की नहीं। जब आपने एक इंटरफेस बनाया ही नहीं तो रहने दे, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन भी करके आपने क्या करना है। मैम इस तरह कर लेना, मैं असाइनमेंट 2 3 आपको इकट्ठी जमा करवाया तो इस तरह मेरी 2 असाइनमेंट स्किप हो जाएंगी। तो आपने असाइनमेंट 2 सबमिट नहीं करवाई हुई तो उस केस में ये हो सकता है कि ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन मैंने सिर्फ उन लोगों को भेजी थी जिन्होंने असाइनमेंट 2 सबमिट करवाई थी शफल करके। उस केस में मैम असाइनमेंट 2 शॉपिंग मॉल वाली थी? आप नहीं, शॉपिंग मॉल वाली नहीं थी, वो फर्स्ट थी, सेकंड वाली वो पैकेज वाली थी। कभी नहीं आऊंगा। मैम अगर आप काइंडली एक्सेप्ट कर लें, मैं आपको असाइनमेंट 2 और 3 अगर इकट्ठी आपको पैच करके भेज दूं कल तक। नहीं हो सकती लेट सबमिट। अच्छा आप मैम बताएं, बट असाइनमेंट, सॉरी एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या था जो कह रहे थे कि मैंने सबमिट करवाई हुई है असाइनमेंट 2, मुझे नहीं मेल आई। रजिस्ट्रेशन ही मतलब एलएमएस पे उसको सबमिट एचईसी करवाना वालों है। को मेल चली गई हुई है असल में। बता दें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी भी देखिए, मुझे भी ईमेल नहीं थी आई हुई। आपने मुझे सबमिट नहीं करवाई सेकंड 2 अरसलान की, तो मेरे पास आई नहीं, मुझे पता है। एलएमएस पे अपलोड करनी थी ना? जी जी, वो मैं अभी देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। मैम बारों की याद आएगी, मैं आऊंगा। सिर्फ आप अपनी ये चेक कर सकते हैं क्लास में कितने डिस्प्ले है, उसके बाद आप लोग वो बात करते हो कि आप लोग खुद होते ही नहीं इस तरह के आप क्लास लेना चाहते हो या कोई चीज लर्न करना चाहते हो। अगर आप लर्न करना चाहते हो तो मुझे कोई मसला नहीं है कि आप टोटल सारा टाइम पे भी डिस्कशन में हम सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके इस बिहेवियर की वजह से मुझे ये बंद करना पड़ता है। मुझे अब मैं टोटल बंद करके अपना कंटेंट कंप्लीट करवाना चाहता था, तो मुझे ये पता नहीं कौन लगा हुआ है, हम मेरे से तो नहीं है कोई। पता क्यों नहीं होगा। अभी तो आउटसाइडर कोई हो भी नहीं सकता। आप कहेंगे आउटसाइडर है, अभी तो मैम आउटसाइडर 40 स्टूडेंट है क्लास में, अब आप 40 को तो ना करें मैम, सिर्फ काइंडली बात सुन लें। 40 नहीं है, 27 है। 23 मैम चैनल 27 भी है, यू है। कैन बॉइल इट डाउन टू 1%। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरी असाइनमेंट 2 मैम मिस है, जी जी, तो देखिए अगर मेरी 2 मिस है तो मैम उसके साथ मेरी 3 मिस तो ना करवाएं, एटलीस्ट कोई वे आउट तो बता दें। मैम मैंने भी दूसरी नहीं थी दी हुई, मुझे भी नहीं था याद है कि दूसरी असाइनमेंट आपने दे दी हुई। डायरेक्टर को मेल करो। आप ऐसे करें,
किसी भी कोई भी इंटरफेस लेके उसकी ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन पर काम करवाते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट, जो फर्स्ट असाइनमेंट आपकी थी, जो आपने अपनी असाइनमेंट Yes, फर्स्ट ma'am. बनाई हुई है, उसी की ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन करते हैं। मॉल ऐप की जी, मॉल ऐप की आपने ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन करनी है। वो तो आपने मेथड तो पता होगा कि आपने पहले उसको सब ह्यूरिस्टिक्स में देखना है कौन सा ह्यूरिस्टिक इसमें वायलेट हुआ है, और उस वायलेशन में आपने देखना है कि जो प्रॉब्लम वायलेट हुई है वो कितने सेवेरिटी लेवल की है। आपने ये असाइन करना है, इतना काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम सॉरी, मैंने मैम अपनी देखी वाला मैंने अपलोड किया और उसमें मैम क्लास का टाइम खत्म हो गया, सबमिट नहीं हुई। 11 हो गई। एक मिनट यार, एक मिनट मैम, उसमें मेरी सेकंड असाइनमेंट नहीं हुई, तो क्लास मैं का वही जो टाइम अपने तो फर्स्ट क्या असाइनमेंट सबमिट की उस पे ना तो आप कह रहे हैं, देखें अब आप लोग ऐसे वो मैम मैंने मतलब वो अगर आपको मैंने मेल नहीं आई तो करवाई इसका थी, मतलब है लेकिन आपने नहीं सबमिट की होगी। लेकिन मैम वही ना, मुझे मेल आई होती तो मैं करवा भी देता। मुझे ईमेल नहीं थी आई, लेकिन मैंने अबू सर की ना देख के उसी से बना दी थी। अब वो देख रहे सब कह रहे थे कि अपने अपने सेपरेट टॉपिक्स हैं। नहीं, सेपरेट टॉपिक हैं, लेकिन जिन लोगों ने असाइनमेंट 2 सबमिट नहीं करवाई उनको मैंने असाइनमेंट 3 भेजी ही नहीं। यस मैम, अब यही बात है ना, मुझे सेकंड असाइनमेंट की भी मेल नहीं आई। वो मुझे सेकंड असाइनमेंट का भी नहीं सेकंड की पता आपको कैसे मेल आनी है? मैम बताना चाहिए था ना। सेकंड असाइनमेंट मैंने आपको, जब आपने आपकी डेडलाइन बहुत पहले की थी, जब आपको मैंने ऑनलाइन क्लासेस हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, ये लॉकडाउन से पहले की असाइनमेंट थी, और जब यहाँ पे सबमिट करवानी थी देन मैंने अनाउंसमेंट की थी, और आपको बीच में 2 वीक का अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 वीक का मार्जिन था। आप एलएमएस नहीं यूज करते? एलएमएस पे तो आया हुआ था, आपको मेल नहीं। मेरी बात सुन मैम, एलएमएस यूज करता हूँ। आपकी जब क्लास हुई थी लास्ट, जिसमें आपने मतलब सबको लीव कर दिया था, उसके बाद काफी दिनों के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली उसके बाद मुझे लगा कि असाइनमेंट तो कोई अपलोड हुई नहीं है ना, को मतलब एलएमएस को ओपन, क्योंकि आप क्लासेस ही नहीं ले रहे। सबका यही मतलब, मेरा भी यही इशू है, इसका फैसल का भी यही इशू है। इसका भी जो भी इशू हुआ है, असाइनमेंट की जो डेडलाइन थी वो मिनिमम भी उस पे 1 वीक होगा। अगर 1 वीक के अंदर आपने एलएमएस नहीं देखा, आपने मैम इसमें हम क्लासेस तो ले रहे थे ना मैम, तो क्लासेस अगर ले रहे थे तो असाइनमेंट तो आपने देख के करनी थी। जी जी मैम, अपनी मतलब आप बताएं, प्रॉपर क्लासेस आपकी होती नहीं है जो आप मतलब असाइनमेंट हमें पता चल जाती? असाइनमेंट की अनाउंसमेंट एलएमएस पे हुई है, अगर एलएमएस पे आपको नजर आ रहा है तो असाइनमेंट तो बाद में सबमिट हुई है। नहीं मैम, असाइनमेंट की तो वो नोटिफिकेशन आ गई थी एलएमएस पे, उसके ऊपर नहीं है, लेकिन ये है कि जिनकी असाइनमेंट सेकंड वाली मिस है वो थर्ड वाली भी उनकी बेचारों की मिस हो। यस मैम, बता तो दिया उसका सॉल्यूशन, थर्ड पे ऐसे करें अपनी फर्स्ट मैम वाली लेकिन असाइनमेंट को। मैंने सेकंड नहीं थी दी हुई, लेकिन मैंने अबू सर का इंटरफेस लेके हिस्ट्री वैल्यूएशन करके भेज दी हुई है मैंने। ठीक है, और कोई इशू? सब कोई भी वैलिड? मैम ये सारी रिकॉर्डिंग्स एलएमएस पे पड़ी होंगी? कौन सी रिकॉर्डिंग जी? ये सारी रिकॉर्डिंग जो आपके लेक्चर्स की हैं पड़ी हुई हैं, YouTube पे भी पड़ी हुई हैं। जी चलो ठीक है, थैंक यू मैम। स्लाइड्स को कम करने के अलावा और कोई आपका इशू नहीं समझ आ रहा है अभी तक? मैम बस ये कि एग्जांपल्स जो है वो थोड़ी ज्यादा कर दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ आज के लेक्चर की कर रही हूँ, बाद में तो जैसे आप लोगों का कोर्स है ना, ये बहुत ही इंतहा, अगर आप कोई और किसी और टीचर से पढ़ के इसको देखते तो बहुत ड्राई, बहुत थ्योरेटिकल कोर्स है। इस चीज में जितनी एग्जांपल इस स्लाइड में मैंने डाली हुई है, इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं हो सकती। और जस्ट अगर हम आज के लेक्चर को ही देखते हैं तो आज के लेक्चर में ही आप एग्जांपल, हमारा टोटल जो टॉपिक होता है उसमें कोई भी थ्योरी इस तरह से तो मैंने डाला ही नहीं होता जी कि ये मटेरियल है। आपको मटेरियल मैंने कुछ भी नहीं डाला होगा कि स्लाइड पे मैं ज्यादा सा टेक्स्ट डाल दूं। हर स्लाइड जो होती है वो एग्जांपल होती है। मुझे बता दें कि स्लाइड में आपको एग्जांपल नहीं नजर आ रही है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैम आप बस इतना करें कि आप ना हमसे मैम एग्जांपल्स हैं, मतलब लाइक बेशक आपने एग्जांपल्स ज्यादा डाली होगी, लेकिन मैम वो थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल्स है। अब लाइक हम लोग प्लांट के ऊपर कोक डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, उससे बिल्कुल ही हमें कुछ समझ नहीं थी यार। तो आगे और भी तो हो गई थी। मैंने जैसे आपसे कहा है कि इधर हम ये एग्जांपल देख रहे हैं तो हम एक्चुअल में करें। आप लोगों को 7th सेमेस्टर में हो गई हो, आपके पास इतना, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हो, अल्लाह ताला ने आपको इतना माइंड दिया हुआ है
आप थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना तो स्टार्ट करो। हर चीज फर्स्ट टाइम में तो डिफिकल्टी लगती है ना, जब आगे जाओगे तो आसान होती जाएगी। आगे आपकी ये मैक की विंडो की एग्जांपल आई है, कुछ आइडिया हुआ होगा चीजों को, एकदम वो परेशान होके घबरा मत जाया करो, कुछ थोड़ा सा देखा करो कि आगे जाके होता क्या है। अब यहाँ पे दोनों में हमने देखा, हमने जी फाइंड चलो आउट ठीक करना है है मैम। कि दोनों में कौन सा इंटरफेस बेटर है। अब स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ मेन्यू तक जाने में कितना टाइम लगता है। अब जो टाइम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट वो होगा जो चेंज हो रहा है। आगे इसकी एग्जांपल आपके उस कोर्स में से आ गई है। आपका कोर्स इंटरफेस के लिहाज से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको सिंपल पहले रियल वर्ड में से बताया है, सादा सी एग्जांपल पौधे की लेके, और उसके बाद यहाँ पे आपके इंटरफेस से ही एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या होता है। 3 से 4, अब मिनिमम भी इसमें हमारी 7 4 इधर एग्जांपल है, 5 6 7 8 एग्जांपल मिनिमम अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बाकी हम थोड़ा बात करते हैं कि हमारी एग्जांपल वो सारे कंप्लीटली सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अगर आपको पढ़ना है, लर्न करना होता है चीजें तो लर्न की जा सकती हैं। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रख देते हैं तो उस केस में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आप कोशिश करें। आप मुझे कोई मसला नहीं है, मैं टोटली फुल टाइम के लिए आपके माइक ऑन करके हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एटीट्यूड खराब होता है तो मैं उस वक्त डाउट करती हूँ और उस वक्त मुझे करना पड़ जाता है। मैम हम भी यही चाहते हैं कि डिस्कशन हो मैम। स्लाइड्स की जगह स्लाइड्स को बस रीड करते जाने से बेटर है कि डिस्कशन हो। स्लाइड्स को बेटा रीड तब किया जाता है जब उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। मैंने स्लाइड पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ रीड करने वाली चीज। स्लाइड हर को एग्जांपल अगर दिया हुआ है, आपकी ये स्लाइड्स ऐसी बनी हुई हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा रीड करने वाली चीज ही नहीं है, आपको डिफरेंट तरह से समझाने की कोशिश की गई हुई है। तो ये रीड करने वाली बात जो आप कर रहे हैं ये वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे जस्ट वो है कि आपने माइंड आपने अपना सेटअप किया हुआ है और आपने ये चीज बोलनी है तो आपने बोल दी। यहाँ पे जस्ट ये चीज वो सिर्फ आप अपने ज़हन को वो करें, थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें। जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम करते हैं तो मुश्किल लगनी है आपको, जरा बिल्कुल वो पक्की पकाई चीज तो नहीं होगी, तो देन आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। जब चीजों को क्रिटिकली सोचना, उसमें से फाइंड आउट करना, देन उसको अप्लाई करना। जैसे अभी मैंने आपको अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट की आगे एग्जांपल दिया, आप कोई भी हाइपोथेसिस सोच लें कि ये एग्जिस्ट करता है, अब आपने उस बात को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल कौन से बनाएंगे, किन चीजों को रखेंगे, ये सारी चीजें जब एक्चुअल में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो देन आपको पता चलेगी। और किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल की जरूरत होती है। लाइक अगर आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही ना होता, अगर मैं आपको बताती नहीं होता क्या है, सबसे पहले आप कहते हैं एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल की बात जो आप कर रहे होते हैं, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको एक कुछ चीजें होती हैं बेसिक, जो हर चीज की फाउंडेशन होती है, हमें हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जब हमें वो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं देन हम उस पर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल टास्क कौन से होते हैं, यूजर कौन होता है, अब जैसे एक्सपेरिमेंट का मैं आपको बताती ही ना, यूजर कौन सा होता है, टास्क क्या होता है, मेजरमेंट क्या करनी होती है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। उसके बाद उसकी डिफरेंट एग्जांपल करके हमें एक्चुअल में समझ आती है। तो बेसिक कुछ हद तक समझ आपको थ्योरी को भी लेके चलना पड़ता है, जिसमें आपको चीजें समझ आ जाए कि एक्चुअल में है क्या। जैसे 1 2 3 ABC, हम अगर पहले स्टेप ही करने जी किसी बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ABC 1 2 3, तो बोलते हैं कि ये इसमें कौन सी लॉजिक है, हमें लॉजिकल तरीके से समझाया जाए। अब ए को मैं 1 को कैसे लॉजिकली तरीके से समझाया जाएगा, कुछ बेसिक सोर्सेज पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो आपको किसी भी फील्ड में जाके उसकी कुछ बेसिक तो पढ़नी पड़ती हैं। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, उस टॉपिक की कुछ चीजें आपके लिए न्यू होंगी। वो चीजें करने के बाद उसकी कुछ थ्योरी होगी, जैसे स्टैट पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, इवन उसमें भी कुछ चीजें आपके लिए न्यू होंगी। देन वो करने के बाद देन आप उसकी डिफरेंट एग्जांपल परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी एक्चुअल में क्या करना है। जैसे मैंने आपको ह्यूरिस्टिक्स पढ़ाए थे, पहले मैंने उसको थ्योरी आपको बताया होगा कि कैसे होना है। ये 10 ह्यूरिस्टिक्स है और ये 10 ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या है
देन हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बताती ना ये 10 ह्यूरिस्टिक्स है और इन सब का मीनिंग क्या है, डायरेक्टली हम परफॉर्म बात करते हैं जी। मैम अरसलान BScs प्रेजेंट। नहीं प्रेजेंट नहीं हो रही यार अब दूसरी क्लास ले रहा हूँ साथ मैम HCI की। वो भी है जा सकते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं अटेंडेंस हो गई है, और बाकी जिनके इश्यूज हैं वो अभी डिस्कस कर सकते हैं रुक के। मैम बस इतना इशू है कि थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन